हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं 23 तारीख को, या जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्रूनर का सिद्धांत। वैसे तो गवर्नमेंट को पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन अन्य परीक्षाएं जो आप लोगों को पता होगा स्थगित हो गई हैं। लेकिन चलिए देखते हैं हम लोग ब्रूनर का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर इनका पूरा नाम है, जो कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने 3 संरचना दी थी, यानी कि 3 नियम दिए थे: संरचनात्मक, निर्मितवाद और जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। पियाजे के सिद्धांत की आप लोगों ने पियाजे के बारे में पढ़ा होगा। यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। ब्रूनर ने 3 दी हैं और इन्होंने 4 दी थी। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त अवस्था दी थी। तो संवेदी गामक अवस्था क्या होती है? जो अपने शारीरिक अंगों से क्रिया करता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? जो हम लोग को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ये समझ के चलते हैं वो प्रत्यक्ष होती है, और जो अमूर्त होती है वो अप्रत्यक्ष होती है, जैसे ईश्वर पर ध्यान करना और जो भी हम कल्पना अपने संज्ञानात्मक माइंड में करते हैं वो होता है अमूर्त। चलिए पियाजे की बात छोड़िए, हम लोग आते हैं ब्रूनर पर। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं और पियाजे ने 4 बताई, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया। इनएक्टिव स्टेज, क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि, इसकी स्टेज क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक है। और आइकॉनिक स्टेज होती है प्रतिबिंबात्मक तथा छायात्मक आयु, यह होती है 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है साइम्बोलिक स्टेज, जो संकेत या चिन्ह पर आधारित होती है, और इसकी आयु बताई इन्होंने 7 से 15 वर्ष। और पियाजे ने क्या बताया था? 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो थी 2 से 7 वर्ष, और मूर्त थी 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त थी 11 से 15 वर्ष। तो इसमें एक स्टेज उन्होंने नहीं बताई है। आगे देखते हैं। क्रिया निर्माण स्टेज, जो क्रियात्मक स्टेज है, जो मैंने आप लोगों को बताया, 0 से 2 वर्ष। बाल शारीरिक कामक क्रियाएं होती हैं इसमें, जैसे कि चलना, हाथ पैर से क्रिया करना, रोना, चिल्लाना। जितनी वह क्रिया करेगा अपने शारीरिक अंगों से, तो वो हो जाएगी क्रिया निर्माण स्टेज या क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है प्रतिबिंबात्मक स्टेज या छायात्मक स्टेज, जो कि है 2 से 7 वर्ष तक। और इसमें सीखने का प्रत्यय होता है, जिसमें संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय वो होता है जिसमें हम लोग अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं। तो इमेजों को इकट्ठा करना ही संप्रत्यय कहलाता है। भाषा का महत्व होता है, चमक, ध्वनि, गति का महत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था। तो यह होती है 7 से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन अवस्था होती है। विचारों को विकसित करने की अवस्था जो है वह इस स्टेज में आ जाती है। जो ब्रूनर हैं, इन्होंने यह डिफिनेशन दी है कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। तो यह थी आप लोगों की ब्रूनर की क्लास। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आप लोग अपने पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करें। अब देखते हैं कार्ल रोजर्स। जो कार्ल रोजर्स थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1902 में हुआ था, और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ये थे कार्ल रोजर्स, ने बताया अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार व्यक्ति में सीखने का आधार स्व अनुभव होता है, सेल्फ एक्सपेरिमेंट होता है। व्यक्ति के भीतर प्राकृतिक तौर पर सीखने की अद्वितीय क्षमता होती है।
व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से सीखता है। जो बच्चा स्वयं से कार्य करेगा तो वह जल्दी सीख जाता है। अगर हम किसी बच्चे को ज़बरदस्ती कोई चीज़ सिखाएं या उस पर थोप दें तो वह चीज़ उस बच्चे को कभी नहीं आएगी। सीखने की प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएटिव होती है, तो यह इन्होंने कार्ल रोजर्स ने बताया। इस सिद्धांत में ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। वह स्वतंत्र होकर उपचारक के सम्मुख अपने भावों, इच्छाओं तथा तनाव संबंधी अनुभूतियों का अभिव्यक्तिकरण कर उद्देश्य प्रयोजन को समझे और संरक्षण के लिए दूसरे पर आश्रित न रहे। यानी कि कोई बच्चा यदि अपने आप से स्वयं करके सीखेगा तो उसका संरक्षण होगा और उसे स्वयं से जो सीखेगा उसे काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी। अधिगम की मूल प्रवृत्ति क्या है, इसका पता लगाने के लिए रोजर्स ने अधिगम को 2 प्रकारों में बांटा है। कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जो अनुभवजन्य अधिगम है। इन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम पर कम बल दिया है और अनुभवजन्य अधिगम पर अधिक बल दिया है। तो अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कॉग्निटिव लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम क्या है? जब तक इसे उपयोग में न लाया जाए यह निरर्थक होता है। इसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति मात्र है। जो संज्ञानात्मक है, जो संज्ञान से हम लोग अधिगम करते हैं या सीखते हैं, तो वह क्या होते हैं? जैसे कि ऐतिहासिक तथ्य, गणितीय सूत्र, इसको हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और भौगोलिक तथ्य, तो ये अनुभवजन्य नहीं है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य अधिगम। यह विधि व्यक्ति को करके सीखने पर जोर देती है। इसमें व्यक्ति की रुचि पाई जाती है, इंटरेस्ट पाया जाता है। कोई भी कार्य हो यदि हम लोग बिना मन के या बिना इंटरेस्ट के करेंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं होगा। इसके लिए व्यक्ति द्वारा पहल की जाती है, जैसे कि इंजीनियर के द्वारा किसी मशीन के पुर्जे का ज्ञान प्राप्त करना, या कोई कार्य जैसे कि साइकिल का पंचर होना। यदि साइकिल पंचर हो गई, यदि आप लोगों को उसका उपयोग करना आता है, उसके पुर्जों के बारे में आपको पता है, तो आप उसका समाधान वहीं कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो आप उसके लिए पंचर की दुकान वगैरह आदि देखेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट है शैक्षिक महत्व। शैक्षिक में इसका क्या महत्व रहा? इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है। सीखने संबंधी स्रोतों से सीखा गया ज्ञान स्थिर होता है। सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं ये, और स्व अनुभव, सीखने की क्षमता और सक्रिय अधिगम ये इनके सिद्धांत हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।